बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले आज बारिश का जिक्र करते हैं। बारिश कश्मीर में भी हुई और बारिश जम्मू के अंदर भी हुई और काफ़ी तबाही भी मची। न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी काफ़ी तबाही मची है। हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर की सूरत हाल भी क्या है, कश्मीर में कहाँ कहाँ पर बारिशें हुई है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जम्मू का हाल, क्योंकि जम्मू के अंदर बारिशें हुई हैं और उसके बाद ये झील नुमा तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोग घरों के अंदर से, दुकानों के अंदर से पानी निकालने पर मजबूर हो गए। अगर ड्रेनेज होता तो शायद ये सूरत हाल यहाँ पर नहीं होती। जम्मू के अंदर ड्रेनेज की तामीर के लिए तकरीबन या इसकी मेंटेनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, सवाल यहाँ पर लग रहा है। जम्मू के अंदर जो सड़कें हैं वो तो नहरें बनी हैं या दरिया बने हैं। ये हालत आप देख रहे हैं जम्मू के अंदर। और जम्मू के अंदर हर कच्चा मकान अब गिरने को तैयार है। और ये जो दरिया नुमा यहाँ से आप देख रहे हैं मनासिर, इससे ये आपको अंदाज़ा होगा कि आज या रात के दौरान भी जो बारिशें हुई हैं उन्होंने किस कदर मकामी लोगों को जम्मू के अंदर मुसीबत में डाल दिया है। और इस मुसीबत की घड़ी में ना ही कहीं सरकार है और ना ही कोई पूछने वाला। सरकार तो है, ऐलानात तो भी किए जाते हैं, बयानात भी दागे जाते हैं, लेकिन जानते वही लोग होंगे जो इस सूरत हाल से गुजर रहे होंगे। जानते वही लोग होंगे जो बेघर हुए होंगे। जानते वही लोग होंगे जो आज अपने आशियानों में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर दुकानों के साथ साथ जो मकानों के अंदर पानी चला गया है उससे लोगों का जीना बहुत महाल हो गया है। और इस वजह से मकामी लोगों के अंदर काफ़ी तशवीश भी पाई जा रही है। और लोग जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ R&B डिपार्टमेंट पर नाला हैं और सरकार से भी नारा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ है, अगर ड्रेनेज होता तो शायद नहीं होता। हर बार तो दावे किए जाते हैं ड्रेनेज तामीर करने के लिए, लेकिन कभी भी ये ड्रेनेज पूरे नहीं हुए हैं। पहले ये मनासिर आपको देखते हैं और साथ ही साथ आप तक जम्मू के लोगों की आवाज़ भी पहुंचाते हैं। स्मार्ट सिटी का ये था कि इन्होंने उसको स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन जो लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये मंजर, ये हमारा लॉन था, ये हमारे लोगों के घर हुआ है, वो जो उनकी प्रॉपर्टी बनाई गई है स्मार्ट जो उन्होंने तरीके से बनाया था, उनका भी आज सारी तबाही हो गई है। सिर्फ एक बारिश के कारण इनकी पोल खोल रही है। जितने भी इनके प्रशासन जो दावे करता है स्मार्ट सिटी की, वो बिल्कुल खोखले हैं, आपके सामने हैं। और ये जो पॉश एरिया माना गया गांधीनगर, मैं इसको आज डिक्लेयर करता हूँ कि मैं गांव में रह रहा हूँ, क्योंकि गांव में भी ऐसी हालात नहीं होगी। ये विलेज गांधीनगर से मैं बोल रहा हूँ। जी जी, देखिए आज जो हम कावगा कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ पे बारिश के कारण इतना पानी ये नाले में आ चुका है कि यहाँ के घरों की तबाही हो गई है। यहाँ के सारे घर टूट चुके हैं। अभी ये ताज़ा प्रशासन का काम हुआ है यहाँ पे जो कन्वर्ट बनाई गई है, लेकिन इस कन्वर्ट का कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ के आम लोग जो यहाँ के कह रहे थे कि ये कन्वर्ट अच्छे से बनाई जाए, लेकिन इस पे कोई भी कुताही बरती गई है। और यहाँ पे देखिए ये नतीजा हुआ है। ये पहली बारिश का नतीजा है। अभी आगे तो बरसातें शुरू हुई हैं, तो इसलिए प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जिनका भी ये जितना भी नुकसान हुआ है, हमें उसका हर्जाना चाहिए, हमें उसका कंपनसेशन चाहिए। और इन लोगों को कहीं पे अपना जीने के लिए कुछ अनाज, कुछ जल्द से जल्द कुछ सुविधाएं इनको प्रदान की जाए। चलो नाज़रीन, आपने देखा जम्मू के लोगों का हाल और अपना हाल उन्होंने खुद ही बयान किया है। और सरकार की पॉलिसियों पर किस तरह से तनकीद हो रही है, क्योंकि सरकार जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। लेकिन स्मार्ट सिटी का जब ये हाल होगा तो फिर लोग बेहाल ही हो जाएंगे। लेकिन ये हाल सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं है, कश्मीर के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है। और कश्मीर के अंदर लार गांदरबल के मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। ये है लार गांदरबल के मनाजिर, और यहाँ पर भी दरियाई जो या झील नुमा सूरत हाल यहाँ पर भी बनी हुई है। फ्लड्स यहाँ पर भी आए हैं और उसके बाद ये पानी खेतों में चला गया है, हॉर्टिकल्चर लैंड्स में चला गया है, मकानात में चला गया है। नुकसान यहाँ पर भी काफ़ी सारा हुआ है। लेकिन लोगों को मिलेगा क्या? क्या लोगों को कोई इससे आसानी मिलेगी या लोगों को कोई राहत मिलेगी सरकार की जानिब से? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ गांदरबल के अंदर ही नहीं, बल्कि जब हम त्राल के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल हुई है। घर उजड़ गए हैं, कामकाज उजड़ गया है। और ये सूरत हाल बयां कर रही है कि किस कदर यहाँ लोग अब खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि सैलाब 2014 में जो आई थी उससे भी उनके जहनों में काफ़ी सारा खौफ जो है मुरतब हुआ था।
लेकिन आज भी वैसे ही सूरत हाल यहाँ दिखाई दे रही है। ये त्राल के मनाजिर है, जो कुमार का एक ख़ानदान है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और वहाँ पर उनका सारा कामकाज जो है वो मुतासिर होकर क्या बल्कि तबाह होकर रह गया है। मकामी लोग और ख़ास तौर पर जो मुतासर लोग हैं वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें कोई मावनत की जाए। मुआवजा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोई मावनत तो की जाए ताकि वो भी अपना काम या अपना चूल्हा फिर से जला सकें। यथ नाल जनाब नाव नाल चेरनारी ये जनाब वरियस में 3-4 बार यह काफी नुकसान करान। ये जनाब तो तकरीबन लार कनाल पे या डैमेज गसान 1 किलोमीटर लार कनाल पे योतान अत मन दक्षिण खोवल बस्ती तकरीबन 2 चूल। ये जनाब तो 200 चूलन करान कवर क्यों आई गवती तथ आई पे फाड़स तथ और आव पा बुवान PMG रोड पाइप लगे 3 पाइप बज पाइप तम गई ब्लॉक पे हाव पे स्टार्ट वल दसित खो देवर तो कोर डैमेज यप योतान बराबर डब कनाल तान। जनाब अमुक असर पे यूता बुर असर पे इरिगेशन लैंड गई लार तान खत्म अम आब सतन। बार बार वो डिपार्टमेंट अज तो कंक्रीट या दी तो क्रेडस में देवार दो खबर कह टसे मज गो वन सरपंच सरपंच साहब जमा प्रत दो मे तो प्लान 5 वरी गई तम जो पोतान वन सिर्फ कर ब्लॉक काम कर लक्षवाद रुपये अत कैसा करो सरकार की तरफ करो क्या मथा वथा खुदा रजा कत गरीब अस वरियु कार यह फल मठस क्या समरम सत गई यह बान बर्तन बन कुमार तो मगर बान गई सारी वीर अ सूरत। चलिए नाज़रीन, ये था त्राल और गांदरबल की सूरत हाल। और गांदरबल के लोगों का मानना है कि प्लानिंग नहीं थी। हर बार हमने कहा था कि इसको प्लान में रखो, कोई यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल दे दो ताकि ऐसी सूरत हाल यहाँ पर ना बने। लेकिन जो भी आया ग्रास रूट लेवल पर जो पंचायतें काम कर रही हैं उनकी जानब से भी इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। और त्राल में जैसे आपने खुद भी देखा कि ये औरत खुद बेआसरा थी और उनका मानना था कि उन्हें मावनत की ज़रूरत है और ये खुदा के लिए उन्हें मावनत की जाए। लेकिन अब सियासत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत भी अगरचे बदल नहीं रही है लेकिन सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो रही है। आज जम्मू कश्मीर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के अंदर थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और यहाँ पर जम्मू के कुछ नामवर शख्सियात ने PDP का भी दामन थाम लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बड़ी शिद्दत के साथ ये बात कही कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी बंटवारा किया था, 2 नेशन थ्योरी दी थी। लेकिन आज की जो जमात है, और जमात से उनसे मुराद भारतीय जनता पार्टी था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका मतलब व मकसद भारतीय जनता पार्टी का तनकीद करना था। और तनकीद में उन्होंने कहा कि जिन्ना ने मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, ज़मीन जो है वो उसका बंटवारा किया था। लेकिन आज की जो BJP है उसने लोगों के अंदर भी बंटवारा किया, इंसानों के अंदर बंटवारा किया, मोहल्लों के अंदर बंटवारा किया, गांव और शहर के अंदर भी बंटवारा किया। न सिर्फ इतना बल्कि उनका मानना है, महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 47 का बंटवारा आज तक लोग भुगत रहे हैं, लेकिन जो आज BJP बंटवारा कर रही हैं ये 7 पीढ़ियां भुगतेगी, नंबर 1। और साथ ही साथ उनने जो कुछ लोगों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा रहा है, बरतरफ किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि आप लोगों को निकाल सकते हैं या लोगों को आप कैद रख सकते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ हैं या आइडियोलॉजी है उसको आप कैद नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने गुफ्कार अलायंस को बताया कि एक मजबूत प्लेटफार्म है और यही जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी कर रहा है। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि हो सकता है कि कोई पार्टी इंडिविजुअल सतह पर कोई बयान दे, लेकिन PhD को उसके साथ कुछ नहीं है, बल्कि PhD सिर्फ 370 की बहाली के लिए एक तहरीक जो है उसके लिए बनी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग महबूबा मुफ्ती पर ये तनकीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, लेकिन उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म यानी साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान के साथ बात की थी और उसके अच्छे नताइज निकले थे। उनका ये भी मानना है कि सीज़ फायर हुआ है, यानी जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर हुआ है उसके बेहतर नताइज हुए हैं। और जम्मू के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो, जो बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं वो उसका असर समझ सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है।
गिरफ्तारियों के हवाले से भी सियासी जो कायदीन हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मुसीबत हो जाएगी और ज्यादा, मगर कौन शराब के ठेके वो भी बाहर दे दिए, रेत के ठेके वो भी बाहर दे दिए। जम्मू में बंद है माइनिंग, रात को अगर कोई ट्रक चोरी से आता है 50,000 रुपए उसका जुर्माना हो जाता है। तो ये तो इतना सफर कर रहा है इस वक्त जम्मू, जिसके लिए ये कहते थे कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेगी। इतनी मुसीबत में यहाँ के लोग, इतनी महंगाई है। मैंने यहाँ जम्मू की बात की, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने वही सवाल पूछे जो रोज पूछते, तो मैं क्या करूँ? तो क्या आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेगी? हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। खाली महबूबा मुफ्ती तो नहीं हो सकती, उसके बगैर भी है। दरबार में उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? तो ये जो जगह जगह प्लाजा लगाए तो नुकसान किसको हो रहा है? सबको हो रहा है। ज्यादा 3 दिन तो मैं सिर्फ, मेरे तो कोई जलसा जुलूस नहीं था, मैं सिर्फ जम्मू के लोगों से मिली और उनकी मैंने समस्याएं सुनी और आज उसके बारे में बात करना चाहती थी। अगर आप लोगों को उसमें मसाला नहीं मिलता तो मैं क्या करूं? देखिए, अली मोहम्मद जिन्ना ने एक बार कंट्री का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया और आज तक हम भुगत रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग। ये जो जमात है ये जमीन का नहीं, लोगों का बंटवारा कर रही है, इंसानों का बंटवारा कर रही है, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, गली गली में बंटवारा कर रही है और इससे हमारी आने वाली 7 पुश्तें इसका खमियाजा भुगतेंगे अगर हम इनको रोकेंगे नहीं। अभी ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। यू हैव टू एड्रेस द आइडिया, जैसे वाजपेयी जी ने आइडिया को एड्रेस किया था। ये जो विच हंटिंग है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो गया है, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं चलता है बल्कि पीछे जा रहा है। देखिए, गुपकार अलायंस को बिल्कुल उनको स्ट्रांग रहना है, यकजहती रखनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई हम में से कोई अलायंस पार्टनर इन देयर इंडिविजुअल पार्टी कैपेसिटी में कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है, तो उससे पीएजीडी का कोई लेना देना नहीं। पीएजीडी वजूद में आई है 2 इश्यूज पे, 378, 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे, हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा। चलिए, आपने देखा महबूबा मुफ्ती जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी महबूबा मुफ्ती ने जेलों में जो कैद लोग हैं कश्मीर के या जम्मू के, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर कोई सियासतदान, हर कोई लीडर जेलों में अभी कैद लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो लोग संगीन जराइम में अभी मुलविस नहीं है या उसका इल्ज़ाम नहीं है, उनकी रिहाई का वो मुतालबा कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि CPIM के लीडर भी हैं और उसके साथ साथ PAGD के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ आज बात की और उन्होंने भी मुतालबा किया कि जो मुख्तलिफ सियासी लीडरान जेलों के अंदर मुक़ीद है उनकी रिहाई मुमकिन होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं, ऐसे लोग हैं जिन पर सिर्फ इल्ज़ामात है, लेकिन अभी भी किसी अदालत ने उन्हें मुजरिम करार नहीं दिया, तो इसलिए उनकी रिहाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उन्होंने सहराई का नाम तो नहीं लिया, यानी मोहम्मद अशरफ सहराई का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन एक इंडिया उन्होंने ज़रूर दिया और उसका नाम लिए बगैर उन्होंने उनका हवाला दिया और कहा कि इलाज न मिलने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यह भी कहा कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एतमाद साजी के इकदाम उठाना वक्त की बहुत ज़रूरत है, लेकिन शर्त ये भी रखी कि ये अमल शुरू करने से पहले आपने सख्त गिर पॉलिसी तर्क करनी होगी। तारिगामी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज इंजीनियर रशीद जेल में है, वो MLA भी रही। वहां और भी लोग हैं जिनके ख्यालात के साथ इत्तेफाक ना भी हो, लेकिन उन्हें मुजरिम, अदालतों ने अभी तक मुजरिम करार दिया नहीं।
कोई केस उनके खिलाफ साबित हुआ नहीं, लिहाजा उन्हें मुजरिम करार देना, दहशतगर्द करार देना और इस आड़ में उनको जेलों में बंद रखना इंसाफ का तकाजा नहीं। आज मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, एक अलील बीमार और एक उम्र रसीदा शख्स जो प्रीस्ट रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाले, महज इस वजह से वो इस दुनिया से चले गए, इलाज नहीं मिला, महज इस वजह से उन्हें कादबंद के सलाखों के पीछे रखा कि उनके नजरियात के साथ, सोच के साथ मौजूदा वक्त की सरकार को मंजूर नहीं, इख्तिलाफ राय है। पूरी दुनिया में हाहाकार मची, वावेला किया गया, लेकिन सरकार है टस से मस होती नहीं। एलजी साहब, एतमाद साजी का अमल शुरू होना चाहिए और एतमाद साजी का अमल सख्त गिर रवैया अपना कर हो नहीं सकता। आज इंजीनियर रशीद जेल में है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो बता रहे थे कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंजीनियर रशीद को रिहा करने के हवाले से जो मांग है वो मजबूत हो रही है। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती और न सिर्फ मोहम्मद यूसुफ तारगामी बल्कि अवामी अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानब से भी इस तरह की मांग की गई है, मुतालबा किया गया है। आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान के हमरा कुपवारा में मौजूद थे। कन्वेंशन वहाँ पे मुनक्कद हुआ और इस कन्वेंशन में आज कई सारे लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया और इस दौरान यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत से मजबूतर बनाने की ज़रूरत पर भी लीडरान की जानब से जोर दिया गया। लेकिन इस दौरान जब अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे शमीम अहमद के साथ बात की, तो बात करने के दौरान उन्होंने मुतालबा किया है और अपील की है सरकार से कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उस पर उन्होंने कहा कि कोई भी बरतरफी जो गैर कानूनी तौर पर होगी वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून है वो हर वक्त कानून की बालादस्ती ही होनी चाहिए। सईद अल्ताफ बुखारी ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। तक काफी वैसे लीडर है जैसे यहाँ के इंजीनियर रशीद साहब अभी बंद है, मैं तो अपील करूंगा आपकी वसातत से भी कि उनको शायद इल्म नहीं होगा, उसे फौरन से फौरन रिहा करें। तो इसके अलावा सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि जो भी मतलब इस वक्त जो है मतलब मुलाजिमों को जो है बरतरफ किया जा रहा है, तो उसका क्या स्टैंड है? देखिए लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, किसी को भी गैर कानूनी तौर पर नहीं निकाला। नाज़रीन, ज़िलहज का मुबारक महीना शुरू हो गया है और अब इस हफ्ते या इस 10 दिन हम देख रहे हैं कि बकरा मंडियों के अंदर जो कुर्बानी का गोश्त है उसकी खरीद और फरोख्त शुरू हो जाती है। शहर श्रीनगर के अंदर भी ईदगाह के अंदर बकरा मंडी शुरू हो गई है और यहाँ पर कुर्बानी के लिए जो जानवर है उनकी दस्तयाबी रखी गई है। लेकिन जो यहाँ गाहक है या जो खरीदने वाले हैं उनका मानना है कि यहाँ कोई पूछगछ नहीं है, क्योंकि रेट्स जो है वो आसमान को छू रही हैं। सरकार कहीं पर नहीं है, बल्कि उनका एक अहम मुतालबा है कि जितने भी मंडियाँ कश्मीर के अंदर लगेगी और ख़ासतौर पर श्रीनगर के अंदर यही ईदगाह के आसपास ही लगती हैं, तो यहाँ पर सरकार की जानिब से एक टीम होनी चाहिए जो रेट्स को फिक्स करती होगी और अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो उसी टीम के पास फ़ौरन ही वो पहुँच जाते, उसमें हफ्ते नहीं लग जाते, उसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहती। अगर सरकार चाहे तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम यहाँ पर हो सकता था, लेकिन लोग खुद ही ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सरकार ये कुछ करने से कासिर रहेगी, क्योंकि एक अदम एतमाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर हमेशा ही यहाँ पर देखने को मिला है और लोगों का मानना है कि सरकार ऐसा कर सकती थी लेकिन नहीं करती है और इसके लिए ज़्यादा कोई पैसा भी खर्च नहीं करना है, बल्कि अवामी मुफाद के लिए एक बड़ा संगमील साबित हो सकता है, एक बड़ा कदम हो सकता था अगर यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या जो कंसर्न इसके ऑफिसर्स हैं वो अगर यहाँ पर रहते तो यहीं पर रेट्स भी फिक्स होती, यहाँ पर रेट लिस्ट भी होता
और जो गाहक है जिनके पास टाइम बहुत कम होता है उन्हें वक्त पर ही इंसाफ भी मिल जाता। न सिर्फ इतना बल्कि जो बेचने वाले हैं, जो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ लाए हुए हैं, उनका मानना है कि ख़रीदार नहीं है, और ख़रीदार ये कहते हैं कि जो रेट्स है वो काफ़ी ऊंची है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम कोविड की सूरत हाल से गुजर रही हैं। साल 2019 के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है उससे आम लोगों की कमर टूट चुकी है। तो इस तरह से लोगों के पास पैसा भी कम है, खर्चने के लिए बहुत कम है, तो इस वक्त हर कोई सस्ता सस्ता ही खरीदना चाहता है। लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। लोगों के पास पैसा कम कहाँ से हुआ? लॉकडाउन से हुआ। उन बेचारों का भी तिजारत नहीं चलता, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर एक बात है, हमारा गला काटा जाते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे माल का रेट बहुत डाउन कर दिया। हम गरीब लोग, गुजर बकरवाल, और हमको गवर्नमेंट ने बहुत से हलाक किया। मैं कह रहा हूँ हर साल कितना तबका आता था और इस बारी कितने लोग आए? हजारों का तादाद गुजर बकरवाल, कोई भैंस लेते थे, कोई गाय लेते थे, कोई क्या लेते थे, कोई भेड़ लेते थे, खरीद के लेते थे, बिक्री करते थे, 10 रुपया उनको आता था। इस साल कोई आदमी भी यहाँ, मेरा 5 दिन हो गया, कोई नजर नहीं आता है, कोई गुजर बकरवाल नजर नहीं आता। वजूहत यह है कि कीमत डाउन है, माल को कोई उठा नहीं सकता। अगर गवर्नमेंटन ये रेट तय कर तेल गवर्नमेंट की तरफ माल आसन, तेल तुथी माल आसन यस रेट गवर्नमेंटन कर। गवर्नमेंट पान कनान कुन जाए, अगर कनान हवन कत कनान। लॉकडाउन से कितना असर पड़ा लोगों के रोजगार? बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। खास कर गो मजूर तबका सोरी बिहत, मजूर तबका यम जन बिचार दोस रोपये 10 जेनान कारोबार तम बीट बिचार सारी 2-3 कट करान कुर्बानी। आज तक मुश्किल वन खुदा सद रजा खतर कर वन पे कटन तो वुचन दारमदार क्या तमे हिसाब से पकान। एक जानिब वादी कश्मीर में कोविड-19 पैंडेमिक, लॉकडाउन से लेकर अनलॉक के मामलात, और दूसरे साइड से ईद की गहमा गहमी को लेकर बात करें तो जिसमें तकरीबन अभी 1 हफ्ता बाकी है, मगर इस वक्त ईदगाह मंडी में वैसी खुशी और वैसी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि साफ तौर पर बात को लेकर आप तक पहुंचा है तो कह सकते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और एक जानिब अगर माल यहां पर लाया गया है बेचने के लिए तो खरीदार कम पड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो सरकार के बड़े बड़े दावे बुलंद तो हैं, नरखनामे भी तय किए जाते हैं, लोगों का मानना पोस्टर तो पोस्टर है। अब बात करते हैं फ्यूल के बढ़ते कीमतों की, क्योंकि अब कमर टूट गई है आम लोगों की, खासतौर पर जिनकी गाड़ियां हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर भी या कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 100 से पार पहले ही हो चुकी हैं, और डीजल भी अब 100 के आसपास ही है। लोग यही कहते हैं कि वो गाड़ियां निकालते लेकिन काफ़ी महंगी गाड़ियां पड़ रही हैं, इस वजह से कि दोनों तेल यानी डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। मुतालबा सरकार से करते लेकिन सरकार जैसे सुनने के हक में ही नहीं है, क्योंकि मरकज़ी सरकार की जानब से इस तरह की कीमतें तय की जाती हैं, और हम मरकज़ी स्तर पर हम देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लोग काफ़ी बदजुन हुए हैं। लोगों का मानना है कि इससे आम लोगों की कमर टूट गई है, और वो भी उस वक्त जब कोविड-19 के साथ लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में जो आमदनी लोगों की थी वो नाक के बराबर थी। लोग यही कहते हैं कि आज की डेट में अगर कोई गाड़ी चला सकता है तो वो गैजेटेड ऑफिसर ही होना चाहिए। जो छोटे तबका का मुलाजिम होगा उसके लिए भी गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ पर डीजल हो या पेट्रोल हो या गाड़ियों का इस्तेमाल हो वहाँ पर उनकी कमर टूट गई है, और वो इस चीज़ को, इस रेट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार को इस पैंडेमिक के दौरान या इस पैंडेमिक से पैदा शुदा सूरत हाल के बाद रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन रिलीफ के बदले उनकी और कमर तोड़ी जा रही है। जो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं रिगार्डिंग टू पेट्रोल एंड डीजल यहाँ पर बढ़ चुका है। किराया, इफ़ आई विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट का फेयर वही है, चेंज नहीं हुआ है, बट इंक्रीज हो गया है पेट्रोल के चार्जेस, डीजल के चार्जेस। इट्स टू मच डिफिकल्ट इस टाइम पे लोगों को सरवाइव करना, टू ड्राइव द व्हीकल्स, टू गो विद द ट्रांसपोर्ट, अपने ऑफिस जाना विदाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर इनटू दिस गवर्नमेंट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर में इस टाइम है, आप देखें फ्रॉम लास्ट 2 years इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर जम्मू कश्मीर पीपल टू सर्वाइव हियर। उसके बावजूद इतना
इतना इंक्रीज और इतना ज़्यादा रेट चढ़ा के इस टाइम पे मुझे बताइए लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज नौजवान के लिए, हु आर इनटू द प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए बहुत मुश्किल है। आप मुझे बोलिए बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ इस टाइम पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बाकी चीज़ें कहाँ से बराबर हो सकती हैं? पेट्रोल और डीजल के रेटें बहुत ज़्यादा हैं। अब इनको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। श्रीनगर से आने जाने में एक गाड़ी में, एक स्कॉर्पियो में 1200 रुपये का तेल लगता है, और उसको जब शाम को वो पैसे देता है मालिक को 300-400 रुपया उसको बचता है। वो ड्राइवर को क्या देगा, उसमें मेंटेनेंस क्या करेगा, और वो खुद क्या खाएगा। नाज़रीन, जब लोग बेरोज़गार होते हैं तो रोज़गार हासिल करने के लिए मेहनत भी करते हैं, तकदो भी करते हैं, नज़र नियाज भी चढ़ाते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन जब जॉब मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो फिर अपने रोज़गार के साथ या अपनी ड्यूटी के साथ नाइंसाफ़ी भी देखी जा रही है। और ऐसी नाइंसाफ़ी आज पट्टन के अंदर भी पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के साथ जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, उन्होंने मुख्तलिफ दफातर का आज दौरा किया, और दौरे के दौरान उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद जो मुलाज़मीन हैं उन्हें गैर हाजिर अपनी ड्यूटियों से पाया। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नौकरियां हासिल करने से पहले जो कैफियत एक इंसान की होती है, तो फिर रोज़गार हासिल करने के बाद वो कैफियत बदल जाती है, इंसान का टेस्ट बदल जाता है, इंसान की इंटरेस्ट बदल जाती है, यहाँ तक कि इंसान की नीयत बदल जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है, कई सारे मुलाजमीन वहाँ पर तैनात है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पर पहुँचे या म्यूनसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उस दफ्तर को ही लॉक पाया, ताला चढ़ा हुआ था, कोई नहीं आया था। यानी सरकारी जो तनख्वाह हैं वो वसूल कर रहे हैं, और सरकार की कोई मशीन नहीं होती है, बल्कि ये पब्लिक का पैसा होता है, टैक्स होता है, जो फिर सैलरीज़ के रूप में, सैलरीज़ की शक्ल में उन्हें दिया जाता है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वह आवाम की खिदमत करे। और यही नतीजा है कि अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उन्होंने इस इलाके का दौरा किया, और 1 दर्जन से ज़ायद जो अफसरान हैं या जो मुलाजमीन हैं उन्हें ड्यूटियों से गैर हाजिर पाया। ताहम उन्होंने रेकमेंड किया है आला अथॉरिटीज़ को कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाँ जी, मैं MC चेयरमैन प्रीतपाल सिंह ओबराय। आज मैंने मुख्तलिफ दफ्तरों का दौरा किया, जबकि मेरे साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी थे, तो हमने वहाँ पे एब्सेंट जो पाए गए उनकी लिस्ट हमने तैयार की है, जो कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला और SDM साहब को हम आज सबमिट करने जा रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, लोगों की शिकायतें बहुत थी कि ये ऑफिसों में आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। मैं रोज़ इनकी सुनता था, तो मगर अब मैं बाकी डिपार्टमेंट की सब ऑफिस वालों से बोलता हूँ अपनी ड्यूटी पर आइए और लोगों की, क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं अपने पूरी। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी को ये ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।